नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के विशेषज्ञों ने सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित कोविड-19 के टीके के इस्तेमाल को मंजूरी दी। देश भर में कोविड टीकाकरण के लिए कल होगा पूर्वाभ्यास। पटना, बेतिया और जमुई में भी होगा ड्राई रन, तैयारियां पूरी। उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है नववर्ष। पर्यटक स्थलों और सार्वजनिक पार्कों में लोगों ने नए वर्ष का मनाया जश्न। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश भर में ठंड और कनकनी में हुई बढ़ोतरी। गया 5.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले यह संकल्प। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। देश के पहले कोरोना टीके कोविशील्ड को मंजूरी मिल गई है। टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञों की समिति ने इस टीके के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी है। इसे पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। टीके के इस्तेमाल को लेकर अब अंतिम फैसला ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया DCGI को लेना है। गौरतलब है कि ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित कोविड-19 के टीके के इस्तेमाल की अनुमति के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने टीके के आपात इस्तेमाल की अनुमति देने का आवेदन किया था। देश में कोविड-19 के टीके को लगाए जाने का पूर्वाभ्यास कल से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस तैयारी के लिए राज्यों के प्रमुख स्वास्थ्य सचिवों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम 3 स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया जाएगा। कुछ राज्यों में सुविधाओं की कमी वाले जिलों में भी यह अभ्यास किया जाएगा। बिहार में पटना के साथ साथ बेतिया और जमुई में भी टीके का ड्राई रन होगा। इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण के काम के दौरान आने वाली चुनौतियों का पता लगाना तथा इससे जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि पूर्वाभ्यास के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा किया जाएगा। इधर ड्राई रन का आयोजन संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की निगरानी में पूरा होगा। जमुई जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजेंदर सत्यार्थी ने कहा कि टीकाकरण के पूर्वाभ्यास में चरण दर चरण हर प्रक्रिया को देखा जाएगा। हम लोग जमुई जिला में 3 स्कूल को सेलेक्ट किए हैं। तीनों जगह सारी व्यवस्था रहेगी। उसमें 3 रूम रहेगा। एक रूम में जो है वेटिंग रूम रहेगा, जहाँ पर की आइडेंटिफिकेशन होगा जिसको वैक्सीन दिया जाएगा। उसके आई कार्ड से मिलाकर तब उसको सेकेंड रूम में भेजा जाएगा, जहाँ पर उसको फिर वेरीफाई करके कि यही व्यक्ति है, इसको देना है, तब उसको जाके उसको वैक्सीनेशन साइट पर देगा। वहाँ पर 2 आदमी रहेंगे, वो एक असिस्ट करेगा वैक्सीनेटर को, एक वैक्सीनेटर रहेगा। वैक्सीनेटर जो है उसको वैक्सीन देगा, फिर डाटा में उसको लोड करके ओके कर दिया जाएगा। उसके मोबाइल पर भी चला जाएगा कि इसको आपको वैक्सीन हो गया। 3rd रूम में जो है उसको भेज दिया जाएगा आधा घंटा वेट करने के लिए कि अगर किसी भी तरह का कोई एडवर्स इफेक्ट होता है तो उसका वहीं पर उपचार हो जाए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड टीकाकरण अभियान के रिहर्सल की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी राज्यों के अधिकारियों को टीकाकरण की व्यवस्था के लिए जरूरी प्रबंध करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि टीकाकरण की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। सभी अस्पतालों में इसकी तैयारी पूरी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ड्राई रन एक तरह से टीकाकरण का पूर्वाभ्यास है, ताकि शुरू में ही इसमें आने वाली दिक्कतों का पता लगाया जा सके। उन्होंने तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। टीकाकरण का पूर्वाभ्यास सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कल होगा। कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने बताया कि पूर्वाभ्यास का मकसद कोविड के तहत वास्तविक स्थितियों में टीकाकरण तैयारियों का आकलन करना है।
प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 463 नये मामलों की पुष्टि हुई है। आज सबसे अधिक 237 मामले पटना जिले से सामने आये हैं। मुजफ्फरपुर से 23, कैमूर से 22, भागलपुर से 14, जमुई और वैशाली से 10-10 नये मामलों की पुष्टि की गयी है। प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले दर्ज किये गये हैं। प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 4765 है। वहीं इस महामारी से स्वस्थ होने की दर भी 97.57% हो गयी है। अब तक राज्य में लगभग 2,47,089 मरीज संक्रमण से ठीक हुए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.08% हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 23,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक 98,83,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में लगभग 2,54,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड के 20,036 नये मामले सामने आने के साथ ही देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,02,00,000 से अधिक हो गई है। देश में मृत्यु दर 1.45% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में हुई 256 मौतों को मिलाकर अब तक इस संक्रमण से 1,48,994 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर तन्मय तालुकदार ने बताया कि कोरोना वायरस का नया रूप बहुत खतरनाक है और महामारी निरंतर फैल रही है। उन्होंने लोगों से कहा कि सुरक्षित रहने के लिए सभी सावधानियां बरतें। वायरस ज्यादा फैल रहा है, जिसके कारण इंग्लैंड में केसेस बढ़ गए हैं, परंतु घबराने की बात अभी तक इसलिए नहीं है क्योंकि इससे इन्फेक्शन तो हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटल एडमिशन में ज्यादा होना यानी सीवियर बीमारी होना या मृत्यु ज्यादा होना, उसका अभी तक कोई संकेत नहीं है। हमें बचाव करते रहना है, सावधान और सतर्क रहना है, उसके एक्शन लिए जाने हैं, लिए जा रहे हैं। हम सब जनता को, हम सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि नियम हमारे लिए अभी भी वही हैं, चाहे ये नया स्ट्रेन हो चाहे पुराना स्ट्रेन हो। मास्क से तो ये अभी भी बचते हैं, हाथ धोने से अभी भी बचाया जा सकता है, पर अगर हम फिजिकल डिस्टेंस यानी दूरी मेंटेन करें तो इस वायरस से भी उतना ही बच सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर टोल प्रभार पूरी तरह से फास्टैग के माध्यम से लेने की अनिवार्यता की समय सीमा 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल चार्ज नकद लेने की व्यवस्था आज 1 जनवरी से पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की थी। फिलहाल फास्टैग से टोल का भुगतान लगभग 80% तक हो रहा है। प्राधिकरण को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि 15 फरवरी से यह भुगतान पूरी तरह फास्टैग से ही सुनिश्चित करने के लिए राजमार्ग प्राधिकरण मंत्रालय से आवश्यक विनियामक अनुमति प्राप्त कर सकती है। टोल प्लाजा पर नकदी का उपयोग बंद करने के लिए दोनों तरफ एक लेन को छोड़कर बाकी सभी लेन में सिर्फ फास्टैग से भुगतान लिया जाएगा। इन लेनों में बिना फास्टैग वाले वाहनों को 2 गुने टोल का भुगतान करना होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि सबके लिए घर का सपना पूरा किया जाएगा। नव वर्ष के पहले दिन आज वर्चुअल माध्यम से देश के 6 राज्यों में आवास से संबंधित परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार गरीब और मध्यम वर्ग को आवास उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठा रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ग की इन्हीं जरूरतों को समझते हुए सरकार मकानों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने भवन निर्माण क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आशा इंडिया परियोजना शुरू की है। इससे विकास के नए मार्ग खुलेंगे और 21वीं सदी में मकान बनाने के लिए किफायती प्रौद्योगिकी मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बहुत कम समय में लाखों मकान बनाए जा चुके हैं और अनेक मकानों का निर्माण चल रहा है। मुझे संतोष है कि बीते 6 वर्षों में देश में जो कदम उठाए गए हैं उसने एक सामान्य मानवी का, खास करके मेहनतकश मध्यम वर्गीय परिवार का ये भरोसा लौटाया है कि उसका भी अपना घर हो सकता है, अपना मालिकी का घर हो सकता है। अब देश का फोकस है गरीब और मध्यम वर्ग की जरूरतों पर। अब देश ने प्राथमिकता दी है शहर में रहने वाले लोगों की संवेदनाओं को, उनकी भावनाओं को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बहुत ही कम समय में लाखों घर बनाकर दिए जा चुके हैं। लाखों घरों के निर्माण का काम जारी भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भवन निर्माण क्षेत्र में पिछले वर्षों में किए गए सुधारों से निर्माण की अनुमति के मामले में भारत की रैंकिंग 185 से 27 होने में मदद मिली है।
उन्होंने कहा कि निर्माण संबंधी ऑनलाइन अनुमति की प्रणाली का विस्तार देश के अतिरिक्त 2000 शहरों तक कर दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचे, निर्माण और आवास क्षेत्र में निवेश से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। केंद्र सरकार ने रेरा नियमों के माध्यम से रियल्टी क्षेत्र की परियोजनाओं में लोगों का भरोसा फिर कायम किया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार रियल्टी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में आवास कर 8% से कम करके किफायती मकानों पर 1% कर दिया गया है, जबकि औसत मकानों पर केवल 5% है। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आशा व्यक्त की कि 2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा से पहले ही पूरा हो जाएगा। आज की तारीख में जो राज्यों से डिमांड आई थी 1 करोड़ 12 लाख घरों की, उनमें से हमने 1 करोड़ 9 लाख सैंक्शन कर दिए हैं। 70 लाख घरों पर निर्माण किया जा रहा है और 40 लाख घरों का निर्माण पूरा हो गया है और लाभार्थियों को मिल चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि टारगेट डेट 2022 के पहले ही हम ये सारा कार्य पूरा कर देंगे और सभी लाभार्थियों को ये आवास मिल जाएंगे। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। श्री ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में विकसित करने का अनुरोध किया। उन्होंने इसके लिए आधारभूत संरचना विकसित करने और यात्री सुविधा में बढ़ोतरी की भी मांग की। सांसद ने बताया कि दरभंगा को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए भी उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बातचीत की। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश भर में ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी हुई है। हिमालय क्षेत्र में हुई बर्फबारी के प्रभाव से राज्य में न्यूनतम तापमान में कमी देखी जा रही है। कई स्थानों पर तापमान में औसत से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि 4 जनवरी से राज्य के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी उल्लेखनीय बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम शुष्क, दिन में धूप और 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर के कोहरे छाये रहने का पूर्वानुमान है। इसके अगले 2 से 3 दिनों बाद प्रदेश में आंशिक बादल छाये रहेंगे तथा न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना है। गया आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य में पटना, भागलपुर, गया और पूर्णिया सहित कुछ शहरों में सुबह के समय हल्का से घना कोहरा छाया रहा। नए साल को लेकर प्रदेश भर में लोगों में खासा उत्साह देखा गया। विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ रही। मौसम साफ रहने और धूप खिली रहने के कारण लोगों ने साल के पहले दिन का लुत्फ उठाया। जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पिकनिक स्थलों पर चहल पहल देखी गई। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, राजगीर के घोड़ा कटोरा, पांडु पोखर, नालंदा विश्वविद्यालय के विश्व विरासत स्थल पर पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ रही। बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में भी लोगों ने पूजा अर्चना की। वहीं पटना के महावीर मंदिर सहित राज्य के अन्य मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का सुबह से तांता लगा रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के विशेषज्ञों ने सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित कोविड-19 के टीके के इस्तेमाल को मंजूरी दी। देश भर में कोविड टीकाकरण के लिए कल होगा पूर्वाभ्यास। पटना, बेतिया और जमुई में भी होगा ड्राई रन, तैयारियां पूरी। उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है नव वर्ष। पर्यटक स्थलों और सार्वजनिक पार्कों में लोगों ने नए वर्ष का मनाया जश्न। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश भर में ठंड और कनकनी में हुई बढ़ोतरी। गया 5.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।